ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा कैसे हैं आप सब? आई होप सो सभी ठीक हो। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं अबाउट डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बारे में। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी नॉलेजेबल टॉपिक है बेटा। राइट। इसको हम कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, थ्योरी का पोर्शन कम है बेटा इसमें, कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन से आप लोग सुनिएगा। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होता है? राइट। देखो, अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा, राइट, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, और आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ ये अलग कॉन्सेप्ट। बट हाँ, आपने इक्विटी शेयर्स पढ़े थे बेटा? हाँ जी, इक्विटी शेयर्स याद है आपको? एवरीवन, देखो मैंने इक्विटी शेयर्स आपको पढ़ाए थे। हाँ जी, याद है आप सबको? ओके। तो इक्विटी शेयर्स जो आपने पढ़े थे ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्टेड होंगे। ठीक है, सो उसका मेमोराइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको डिपॉजिटरी रिसिप्ट समझा रहा हूँ, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक, राइट। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं ना चीजों को एक दो कॉन्सेप्चुअल सिचुएशन में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, दो सिचुएशन देख लेते हैं। यहाँ पर हम कंसिडर करके चलेंगे इंडिया। ये इंडिया है बच्चे, और ये है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या यू कैन से आउटसाइड इंडिया। ठीक है। ओके, ध्यान से सुनते रहना प्लीज, कोई नोट नहीं करेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दिस इज इंडिया एंड दिस इज आउटसाइड इंडिया। मान लेते हैं सर, यहाँ पर एक कंपनी है, दिस इज इंडियन कंपनी। एक इंडियन कंपनी है बच्चे। ठीक है, जिसको पैसे की जरूरत है, नीड्स ऑफ सम फंड्स, नीड्स ऑफ फंड्स, और इसको पैसों की जरूरत है, लेट अस अज्यूम 100 करोड़ रुपए। ठीक है। सो ये क्या कर सकती है बेटा? क्या इंडिया से ही पैसा रेज कर सकती है? कैन रेज फंड फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी विद इन इंडिया। क्या इंडिया के लोगों से ये पैसा ले सकती है बेटा कंपनी, रेस कर सकती है? बिल्कुल सर। आपने अभी तक जितना कुछ पढ़ा हुआ है बेटा, वो सारा का सारा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से हम पैसा ले रहे थे। चाहे वो पब्लिक से पैसा ले रहे थे बच्चे, चाहे कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन से पैसा ले रहे थे, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन से पैसा ले रहे थे, चाहे हम बैंक से पैसा ले रहे थे। अभी तक आपने जितना भी कौन सा पढ़ा है फाइनेंस के सोर्स में, वो आपने क्या पढ़ा है बेटा? कि हम जो पैसा रेज कर रहे हैं बेटा, वो इंडिया डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर ही रिसीव कर रहे हैं। जैसे कि पब्लिक को आपने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, पैसा ले लिया। प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, पैसा ले लिया। ठीक है। या यू कैन से डिवेंचर्स इशू कर दिए, पैसा रिसीव कर लिया। ये सब पढ़ लिया ना आपने? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर तो पढ़ लिया आपने। या सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन से आपने पैसा ले लिया। ठीक है। या बैंक से बेटा आपने ओवरड्राफ्ट लिमिट ले ली, लोन ले लिया, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, एक्सेट्रा। तो जितना भी कुछ अभी तक आपने पढ़ा है, कि सब के सब ये कोई भी भारत की कंपनी का पैसा इंडिया से ही रिसीव कर रही थी बेटा। यानी कि सर यहाँ पर कहीं ना कहीं हम ये देख रहे थे कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से जो कंपनी है वो पैसा रिसीव कर रही है। कहाँ से पैसा ले रही थी बेटा? डोमेस्टिक इकोनॉमी से। यानी कि अपने ही देश में हम कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू करके या बैंक से पैसा लेके अपना काम कर रहे थे। राइट। बट सुनना ध्यान से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, हालांकि आप 12th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ोगे। अच्छा, यहाँ तक क्लैरिटी है? हाँ जी बेटा, ये तो पढ़ा रखा आपने ऑलरेडी। बोलो प्लीज, क्या यहाँ तक क्लैरिटी है? पार्टिसिपेट प्लीज एवरीवन, हेलो सभी, सब पार्टिसिपेट करो प्लीज। पार्टिसिपेट करोगे तभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ओके, यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में, आई होप सो कि तुमने रिवीजन भी कर रखा होगा। ठीक है। अब सुनना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको कराता हूँ। सर, भारत में 1991, ईयर 1991 में एक पॉलिसी आई भारत में। 1991 में बेटा इकोनॉमिक पॉलिसी आई, या इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।
भारत में बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, और इस रिफॉर्म, हालांकि 12th क्लास में बेटा पूरा चैप्टर है इस पॉलिसी के ऊपर, अभी सिर्फ समझ लेना मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस पॉलिसी के 3 कंपोनेंट्स थे। पहला था एल, लिबरलाइजेशन, दूसरा था पी, प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा था जी, ग्लोबलाइजेशन। अब मैं आपको ना ऊपर ऊपर से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भैया लिबरलाइजेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी बेटा जिसने, सरकार ने जो भी रेस्ट्रिक्शन, जो भी कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगा रखे थे बेटा, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए अंडर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी सरकार ने 1991 में। प्राइवेटाइजेशन ऐसी पॉलिसी थी बेटा जहां पर जितने भी सरकारी सेक्टर थे, सरकारी का, आप आजकल आप देखते हो ना, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उनका, वो प्राइवेटाइजेशन बेटा इसी पॉलिसी के तहत होता है। एक था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट था बेटा जहां पर गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर दिया। इसको ऊपर ऊपर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में आप समझ ही नहीं पाओगे बेटा, इसको काफी डिटेल है इसकी, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का शॉर्ट में ये है कि सर लोगों को फ्री कर दिया बिजनेस करने के लिए, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये था कि जितने भी सरकारी कंपनियां थी उनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था बेटा कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ भारत की इकोनॉमी को जोड़ना, कनेक्ट करना। ये जनरली इस पॉलिसी का सिचुएशन था। तो जैसी ये पॉलिसी आई, मुझे एक बात बताओ, जैसी पॉलिसी आई इसका मतलब ये होगा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होगा, इंडियन इकोनॉमी क्या आज फॉरेन इकोनॉमी के साथ कनेक्ट हो जाएगी? हाँ जी बेटा, भारत की डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या कनेक्ट हो जाएगी विद द फॉरेन इकोनॉमी? कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन बेटा एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ बेटा कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जोड़ दिया। यानी कि आज की डेट में अगर आप फॉरेन में किसी भी पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो यू आर फ्री, फ्री टू मेक एनी ट्रांजेक्शन विद फॉरेन इकोनॉमी। अगर आप फॉरेन इकोनॉमी में बेटा कोई भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं ना, यू आर फ्री टू ट्रांजेक्शन, यानी कि आपको बेटा यहाँ पर फ्रीडम दे दी कि आप किसी भी फॉरेन पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप जरा 2 मिनट दिल थाम के बैठेगा प्लीज। तो जब फ्रीडम दी, तो बेटा एक बात बताओ, इंडियन कंपनी के पास भी ये फ्रीडम आ गई कि वो पैसा बाहर फॉरेन इकोनॉमी या फॉरेन इन्वेस्टर से भी पैसा ले सकती है। क्या फॉरेन में कुछ इन्वेस्टर्स होंगे? हाँ जी बेटा, फॉरेन में कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जो कंपनीज में, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते होंगे। तो कि ये इंडियन कंपनी इनसे भी पैसा रेज कर सकते हैं क्या? कैन रेज द फंड्स। बोलो बच्चों, जब इस ग्लोबलाइजेशन ने पूरी इकोनॉमी को ही दूसरी इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो क्या इंडियन कंपनी आसानी से फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा ले सकती है क्या? हेलो प्लीज बोलो प्लीज। बिल्कुल ले सकती है सर, ऑफ कोर्स ले सकती है। तो सर जब पैसा फॉरेन इकोनॉमी से आप लोगे, हाँ जी, जैसे यहाँ पर इंडिया में जब आप पब्लिक से पैसा लेते हो तो शेयर इशू करते हो ना, पढ़ा हुआ आपने प्रीवियसली। तो जब फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा लोगे तो उन्हें भी तो कुछ दोगे। हाँ जी, तो सर जब हम फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा रेस करते हैं तो बदले में इशू करते हैं बेटा उनको डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अगेन अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया बेटा, इसकी डिटेल तो अभी और पढ़नी बाकी है। मुझे एक बात बताओ, जब हम इंडिया डोमेस्टिक इकोनॉमी में पब्लिक से पैसा रेज करते हैं तो उन्हें इक्विटी शेयर्स देते हैं बेटा। तो वैसे ही अगर फॉरेन इन्वेस्टर से हम पैसा रेज कर रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, तो उनको बेटा उसके बदले में एक रिसिप्ट देते हैं, जिस रिसिप्ट का नाम है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या नाम है बेटा इसका? डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? अगेन अभी हमने इसके डिटेल में डिस्कशन नहीं करा है, मैंने सिर्फ आपको यही बताया है कि सर अगर कोई भी पर्सन, इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा लेना चाहती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा लेगी तो उसके बदले उसे कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, कुछ डॉक्यूमेंट इशू करेगी। उस डॉक्यूमेंट को हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? बोलो यार, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्योंकि बाकी थ्योरी तो बहुत आसान है, थ्योरी समझने में इतना दिक्कत नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए प्लीज, क्लियर टू एवरीवन? चलिए फिर एक काम करो, फटाफट से पहले इसको कॉपी कीजिए आप लोग।
ठीक है। हाँ बेटा, शेयर्स जैसे ही होते हैं बिल्कुल। बाकी अभी अभी के लिए इतने समझो, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, शेयर्स शेयर्स और इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझो, डिपॉजिट रिसिप्ट एक तरह का शेयर्स ही है बेटा, जो हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को इशू कर रहे हैं। यहां तक क्लैरिटी है? चलो फटाफट से इसको कॉपी करो, इस चार्ट को बनाओ, जल्दी ध्यान से सुनना। थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। अब सर यहाँ पर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंडिया एंड दिस इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। आपने क्या पढ़ा? ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। आपने क्या पढ़ा? कि सर कोई इंडियन कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी है, ठीक है, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर से फंड रेज करना चाहती है, wants to raise fund फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर से वो पैसा लेना चाह रही है। ध्यान से सुनना बिल्कुल कंसंट्रेशन से। और यहाँ पे जनरली क्या है, अगर मान लो इंडियन कंपनी, इफ इंडियन कंपनी इंडियन इन्वेस्टर्स को इशू करती, एक सेकंड, इफ फंड रेज फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर्स, तो बेटा मुझे एक बात बताइएगा प्लीज, एक बात बताना, क्या कंपनी इनको इसके बदले में इशू करती इक्विटी शेयर्स? हाँ जी। देखो पार्टिसिपेट सारे करो जितने भी हो, अदरवाइज मैं क्लास से निकाल दूंगा बेटा, पहले बता रहा हूँ। जिसको डाउट है डाउट पूछो, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो बोलो, लेकिन पार्टिसिपेट सभी को करना है। बताओ फटाफट, क्या यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स को जनरली इक्विटी शेयर इशू करेगी बेटा? ओके। अब सुनना ध्यान से प्लीज इधर। सर ये जो इंडियन इन्वेस्टर है, जैसे ही शेयर ले लेगा, क्या कंपनी का शेयर होल्डर बन गया? मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ, आपकी बुक्स में नहीं दिया हुआ है इतना डिटेल में, बट मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, इसलिए पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज मैं भी ऊपर 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 से करा दूंगा नालायक को। अगर ध्यान से कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हो तो पार्टिसिपेट करो साथ के साथ। क्या शेयर होल्डर बन जाएगा बच्चों, मेंबर? अच्छा, आपने लॉजिकल बात देखी होगी, इन मेंबर्स के पास ना एक राइट होता है, राइट टू वोटिंग होता है। राइट टू वोटिंग का मतलब क्या ये कंपनी के मालिक बन गए? हाँ जी बिल्कुल सर, राइट टू वोट होता है और ये मालिक बन जाएंगे। अब मुझे एक बात बताना, अगर यही काम हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को फंड रेज करें एंड उनको इशू करें कंपनी के इक्विटी शेयर्स, क्योंकि यही बेनिफिट इनको भी मिल जाएगा, ये भी कंपनी में वोट कर पाएंगे, मालिक बन जाएंगे। क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी चिंताजनक बात है कि किसी विदेशी को इंडियन कंपनी में मालिक बनाना क्या एक चिंताजनक बात है बेटा? क्योंकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्जाम्पल तो देख ही चुके हैं ना। बोलो। यस, ऑब्वियस सी बात है ना, किसी बाहर के व्यक्ति को क्या अपने घर का मालिक बनाओगे तुम? हाँ जी। ऑफ कोर्स नॉट। तो इसका मतलब सर रिस्क है सर, अगर इक्विटी शेयर इशू कर दें तो रिस्क है सर, बहुत बड़ा रिस्क है। तो भारत में एक सेबी है, एक अथॉरिटी है सेबी, जिसका नाम क्या बच्चे? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म क्या बेटा इसकी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कहता भैया इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते।
अब एक काम करो, इक्विटी शेयर को कन्वर्ट करो, इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट करो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट बनाओ। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म इसकी, सुनना बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन से। सेबी क्या था भैया, इक्विटी शेयर्स को ना कन्वर्ट करो और उसको कन्वर्ट कर दो डिपॉजिटरी शेयर्स में, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में, सॉरी। और इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का सबसे खास बात क्या है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में बेटा नो एनी वोटिंग राइट्स, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते सर। यानी कि हमने इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट करके क्या बना दिया बेटा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 4 इक्विटी शेयर्स को एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट बना दिया, यानी कि 4 इक्विटी शेयर के बराबर का एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो गया। हाँ जी। और इस डिपॉजिट रिसिप्ट का फीचर डाला और इसमें बोल दे भैया इसमें कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, और फॉरेनर को इक्विटी शेयर इशू ना करके हम क्या देंगे बच्चे, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेंगे। क्यों इशू करेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर डायरेक्टली नहीं दे सकते, उसमें वोटिंग राइट्स होते हैं। तो पहले इक्विटी शेयर्स को आप कन्वर्ट करो किसमें बेटा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में, और फिर उस डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को किसको इशू कर दो, फॉरेन इन्वेस्टर्स को। सब कुछ मिलेगा आपको, आपको सब कुछ मिलेगा बेटा, डिविडेंड मिलेगा आपको, जो भी कंपनी राइट इशू कर रही है वो देगी, बोनस इशू सब कुछ मिलेगा, बट सिर्फ आपको वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट में सब कुछ होगा बेटा, डिविडेंड भी होगा, बोनस शेयर्स भी होगा, राइट शेयर्स भी होगा, बट उसमें क्या नहीं होंगे बेटा, वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। यहां तक समझ आया, पहले ये बताओ फटाफट से प्लीज, बताइए फटाफट से, यहां तक क्लैरिटी है। बेटा उजेश, मैंने कितनी बार बोला है, पहले मुझे टॉपिक कंप्लीट करने दिया करो, उसके बाद डाउट पूछा करो। पहले तमीज से इसको पढ़ लो, उसके बाद डाउट पूछना मेरे से, बीच में डाउट लेके टपक जाते हो। पहले इसको समझो अच्छे से, बताओ फटाफट से, यहां तक क्लैरिटी है। अब सुनना ध्यान से, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आ गए। ध्यान सुनना, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास क्या आ गया बेटा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। क्या समझ नहीं आया भाई, क्या समझ नहीं आया। इंडियन कंपनी जब फॉरेनर इन्वेस्टर से फंड रेस करना चाहेगी, तो वो उनको इक्विटी शेयर इशू ना करके उस इक्विटी शेयर को कन्वर्ट करेगी इनटू डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एक ऐसा रिसिप्ट्स है जिसमें सारे कैरेक्टर होते हैं इक्विटी शेयर, सारे कैरेक्टर इक्विटी शेयर जैसे ही होते हैं, बस एक चीज नहीं होता, वोटिंग राइट्स। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, सेम एज इक्विटी शेयर्स बट नॉट हैविंग वोटिंग राइट्स। इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते, बाकी सब कुछ इक्विटी शेयर जैसे ही होता है। आप समझ आया, बोलो प्लीज। अब जरा ध्यान से सुनना, तभी तो कह रहा हूँ क्लास के वक्त सिर्फ ध्यान दिया करो सुनने में, पहले ही डाउट क्रिएट करोगे बेटा समझ में नहीं आएगा। ये ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे बहुत सतर्कता रखनी पड़ती है, समझ रहे हो। तो नालायकपंती बिल्कुल नहीं चलेगी, पहले चुपचाप से सुन लिया करो चीजों को। अब सुनना ध्यान से, इसके बाद क्या बता रहा हूँ भैया, एक बात बताइए, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, है कि नहीं। क्या वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं, एक तो तुम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो यार। यस सर, मैनी कंट्री। अब उन कंट्रीज को मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक लेता हूँ अमेरिका। क्या अमेरिका का नाम सुना आपने, और एक लेता हूँ अदर देन अमेरिका। ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज प्लीज, ध्यान से सुनना। सर हमने क्या करा, दो, जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, एक तो अमेरिका और एक हमने बोल दिया जी अदर देन अमेरिका। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं अगर मैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिका में इशू करता हूं, ध्यान से सुनना बिल्कुल कंसंट्रेशन से, अगर मैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट को अमेरिका में इशू करता हूं, तो यहां पर इसका नाम मैं बोलूंगा एडीआर। एडीआर क्या बोलूंगा उसको, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स।
अगर मैं अमेरिका के अलावा कहीं पर भी इशू कर रहा हूं तो इसको मैं नाम दूंगा GDR, यानी कि इसको बोलेंगे ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, और इसको बोलेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो इसका मतलब सर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये हो गया कि हमारे डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के भी दो पार्ट बन गए। हमारे डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के दो पार्ट बन गए। ध्यान से सुनना बेटा इधर प्लीज। हमारा जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है वो दो पार्ट्स का हो गया, यानी कि जो हमारा डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है वो दो तरह के हो गए। एक हो गया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जिसको हम ADR के नाम से बोलेंगे शॉर्ट में, और एक हो गया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जिसको हम GDR के नाम से बोलेंगे। यानी कि सर अगर इंडियन कंपनी अमेरिका से फंड रेज कर रही है, यानी कि हम अमेरिका में डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करके फंड रेज कर रहे हैं बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अमेरिका के अलावा अगर हम किसी भी दूसरे देश में बेटा डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू कर रहे हैं तो उसका हम नाम देंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। क्या यहाँ तक क्लैरिटी है? क्या बेटा थोड़ा बहुत समझ आया आपको डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बारे में? ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, मैं 11th क्लास में उसको पढ़ा रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि 11th के बच्चों का माइंडसेट इस लेवल का नहीं होता, बट आई ट्राई माई बेस्ट, कोशिश करना चीजों को समझने की। चलिए फटाफट से इसको कॉपी करेंगे प्लीज। मैं रुक जाओ, सुन लो। ये जो पूरा इशू है, ये जो पूरा इशू है, इसको एक नाम देते हैं। ये जो हम फॉरेन कंट्री में इशू कर रहे हैं ना, इसको हम नाम देते हैं यूरो इशू। इसका नाम होता है यूरो इशू। जैसे अगर मैं अपने घर में ही इशू कर रहा हूँ, मतलब इंडिया में इशू कर रहा हूँ, तो उसको हम डोमेस्टिक इशू का नाम देंगे। हाँ जी। और जब हम विदेश में इशू करेंगे शेयर्स वगैरह डिपॉजिट रिसिप्ट्स के फॉर्म में, तो उसको यूरो इशू के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। देखो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा बेटा कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में पढ़ा है। अब मैं थोड़ा सा आपको रटवाने वाली चीजें लिखवा देता हूँ, क्योंकि तुम्हें रटना भी तो होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए बेटा। ठीक है, सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो जाए। कहते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इज अ इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स which which are issued by, हाँ जी बिल्कुल कॉपी करिए, issued by इंडियन कंपनी, सॉरी 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 इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन कंपनी टू द फॉरेनर, या यू कैन से फॉरेन इन्वेस्टर फॉर रेजिंग फंड्स, यानी कि पैसा इकट्ठा करने के लिए अगर कोई भारत की कंपनी एक इंस्ट्रूमेंट बेटा बाहर इशू कर रही है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, उसको हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बोलते हैं सर। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, अरे यार जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, आराम से। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स if issued to America, you can say United States of America, then called ADR। अगर ये अदर देन अमेरिका इश्यू हुए हैं, अदर देन अमेरिकन इशू हुए, वट एवर यू कैन, देन इसको कॉल्ड GDR। तो हम इसको GDR बोलते हैं। ठीक है, ADR डोमिनेटेड इनटू US डॉलर,
ये यूएस डॉलर में इशू होंगे बेटा। हे प्रभु, ये होंगे इशू यूएस डॉलर में, और ये इशू होंगे अदर देन यूएस डॉलर में। ठीक है, साथ के साथ लिखते रहिएगा कृपया करके प्लीज। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, depository receipts holder having all rights same as equity shares of the company, but not having voting rights in the company. वोटिंग राइट्स के अलावा बाकी सारे राइट्स मिलेंगे बेटा, बाकी सारे राइट्स मिलेंगे बेटा एक्सेप्ट वोटिंग राइट। ठीक है, तो ये कुछ थियोरेटिकल पोर्शन था बेटा जो मैंने लिखवा दिया, बट अभी इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है दैट इज प्रोसेस। इशू कैसे करते हैं सर, आपने तो बता दिया, राइट, इसकी इंफॉर्मेशन दे दी, बट इशू कैसे किए जाते हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। ठीक है, उसमें काफी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये थ्योरी बेटा जो अभी तक मैंने आपको चार्ट समझाया उसका एक सम अप थ्योरी मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवा दी, सो दैट कि अगर चार्ट आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो आप थ्योरी पढ़ के चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि चार्ट वाला जो सिचुएशन होता है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए चार्ट्स बहुत बेहतर है बेटा, बट एग्जाम में चार्ट थोड़े बना के आओगे, सो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत थ्योरी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी कर लो, आई थिंक समझ आ गया होगा। एक बार रिपीट कर दे दो बेटा। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स भाई साहब वो इंस्ट्रूमेंट है सेम किसकी तरह, इक्विटी शेयर की तरह, विच आर इशूड बाय इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर को, किसके लिए बेटा, पैसा रेज करने के लिए। डिपॉजिट रिसिप्ट्स अगर इशू हो रहे हैं अमेरिका में तो उसको एडीआर बोलेंगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अगर अदर देन अमेरिका हो रहे हैं तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होल्डर यानी कि जो भी पर्सन फॉरेन इन्वेस्टर बेटा डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को खरीदेगा उसको हम बोलेंगे डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होल्डर। जैसे शेयर होल्डर होता है ना, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, वैसे ही डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होल्डर होंगे, उनके पास वो सारे राइट्स होंगे बेटा जो इक्विटी शेयर होल्डर के पास होते हैं, बट सिर्फ वोटिंग राइट्स वाला राइट नहीं होगा कंपनी में। समझे? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट से। क्या